हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू कैनवस क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ संकल्प बैच। और लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने? लास्ट लेक्चर में वी कवर्ड मतलब द कंसंट्रेशन टर्म्स। तो आई होप आपने सारे नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, वो सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज कर ली हैं और प्रैक्टिस भी कर ली है। और क्लास 11 का मोल कॉन्सेप्ट का डीपीपी भी थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया होगा, सो दैट यू विल बी मोर कंफर्टेबल इन द कैलकुलेशन जो आगे आने वाली इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं? काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, कुछ नई नई चीज़ें भी सीखेंगे हम अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक पार्ट, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगी। तो लेट्स थोड़ा सा उसको सस्पेंस रखते हैं भी एग्जैक्टली क्या होगा। तो एक तो हेनरीज लॉ के बारे में बात करेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ठीक है, इन वाटर और इन एक्वस फेज किसके ऊपर डिपेंड करती है, कैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, क्या पैरामीटर्स हैं। प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे हेनरीज लॉ के ऊपर। और लास्ट लेक्चर, मतलब लास्ट नहीं बोलूंगा मैं, सेकंड लेक्चर के जो क्वेश्चन आपको मैंने दिए थे वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड वेपर प्रेशर और बॉइलिंग के बीच में क्या रिलेशन है, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस क्या होते हैं, डेलिक्विसेंट सब्सटेंस क्या होते हैं, एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस क्या क्या होते हैं। तो वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट दीज टर्म्स, क्योंकि जनरली ये टर्म्स क्या है, सुनते तो हम हैं बट वी आर नॉट क्वाइट श्योर कि एग्जैक्टली इनका मतलब क्या है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट किया जाए विद दिस ब्यूटीफुल कोट। डेफिनेटली इफ यू कुड इरेज ऑल द मिस्टेक्स ऑफ योर पास्ट, क्योंकि हमें कभी कभी लगता है कि काश मैंने वो गलती नहीं की होती, काश मैंने वैसा नहीं किया होता, मैंने उस मोमेंट पे वो चीज करने से खुद को रोक लिया होता, वो स्टेप नहीं लिया होता, राइट, वो एक्शन नहीं लिया होता, वो वर्ड्स नहीं बोले होते। बट द पॉइंट इज, आज के डेट में if you are a better person than before, it is only because of those actions, those words, or like जो भी आपने किया है in the past. तो if you erase all those actions, you also erase yourself the way you are. ठीक है, तो कभी ये मत सोचिए कि काश वो नहीं किया होता। द पॉइंट इज कि ओके, अच्छा वो सब मैंने किया है और उससे मैंने ये सीखा है, तो आगे मैं ये चीजें ना रिपीट करूं। ठीक है, बिकॉज लाइफ इज अ जर्नी जहां पर हम सीखते हैं, इवॉल्व होते हैं, ग्रो करते हैं। और अगर गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? ठीक है, नोबडी इज बॉर्न परफेक्ट, राइट? तो वी ऑल मेक मिस्टेक्स, वी लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स, समटाइम वी डोंट लर्न, एंड व्हेन वी डोंट लर्न देन वी रिपीट दोज मिस्टेक्स। तो द एसेंशियल पार्ट इज नॉट टू रिपीट द मिस्टेक्स। ठीक है, और दूसरी बात, मिस्टेक्स के लिए, गलतियों के लिए गिल्टी फील नहीं करना है खुद को कि मैं बहुत गलत इंसान हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं, आई एम नॉट डिसिप्लिन एंड ऑल। कुछ भी है, एक्सेप्ट इट। हाँ यार, ये रियलिटी है एंड दिस इज नॉट अ गुड थिंग, तो लेट्स ट्राई टू चेंज दिस। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड से उसको बदलने की कोशिश करो, इंप्रूव करने की कोशिश करो, रादर देन क्राइंग ओवर इट के यार मैं ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों कर रहा हूं मैंने ऐसा क्यों किया था। ठीक है, बिकॉज क्राइंग ओवर दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद द होमवर्क क्वेश्चंस। लास्ट लेक्चर में आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए थे। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ध्यान से पढ़ना, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस इज 355 टॉर। 100 ml vessel contained water saturated oxygen. वाटर सैचुरेटेड ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ? देखिए, वाटर सैचुरेटेड ऑक्सीजन का मतलब ये है कि हमारे पास जो ये 100 ml का कंटेनर है, इसमें ऑक्सीजन गैस है एंड इट इज सैचुरेटेड विद वाटर। मतलब जैसे एयर में मॉइस्चर होता है, एयर में मॉइस्चर होल्ड करने की एक लिमिट है। ऐसा तो नहीं कि एयर में कितना भी मॉइस्चर चला जाएगा वो जाता जाएगा, नहीं, देयर इज अ लिमिट। 100% ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं। तो वैसे ही इस कंटेनर में अगर यहां पर ऑक्सीजन गैस है और साथ में, अब ऑब्वियसली बात है यार, ऑक्सीजन गैस अगर वेपर से सैचुरेट हुई है तो वाटर वेपर जनरेट करने के लिए पानी भी तो होना चाहिए ना कंटेनर में। तो मतलब कंटेनर में थोड़ा सा पानी भी था। ठीक है, तो उस पानी की वजह से जो उसके वेपर थे वो इतने बन गए थे कि बस और नहीं बन सकते थे। ऐसी सिचुएशन जब आती है, हम बोलते हैं कि यार सैचुरेट हो गया और वेपर नहीं बन सकते थे, तो इसका मतलब क्या हुआ? वाटर हैज ऑलरेडी रीच्ड इक्विलिब्रियम। ठीक है, यस, तो पानी जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। तो इस जगह पे, इस स्पेस में जो टोटल प्रेशर होगा, वो टोटल प्रेशर किन किन की वजह से होगा, कौन कौन से कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर होंगे, कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होंगे? ये होगा प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, राइट? वाटर वेपर का जो प्रेशर होगा दोनों मिला के, बेटा वाटर वेपर का इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर होता है उसी को तो वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो ये जो टोटल प्रेशर है जिसको ये 760 बोल रहे हैं,
दिस 760 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ O2 प्लस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो कि 355 दिया हुआ है। तो यहां से आपका आ जाएगा प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू 405, ठीक है, टॉर, राइट। ये क्लियर हो गया। चलिए, तो ये शुरुआती कहानी आपको क्लियर होगी। तो ध्यान रखना, यहां पर ऑक्सीजन इज जस्ट अ प्योर गैस, वाटर वेपर इक्विलिब्रियम में है अपने लिक्विड और लिक्विड के साथ। नाउ द कंटेंट्स ऑफ द वेसल वर पंप्ड इनटू 50 ml वेसल। अब इसको चाहे ऐसा बोलिए आप कि भैया सारा सारा सामान निकाल के 50 ml के कंटेनर में डाल दिया, या आप इसको ऐसे समझिए कि दिस वेसल वाज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम। ओके, दिस वाज कंप्रेस्ड एंड द वॉल्यूम वाज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम अगर आप आधी कर लेंगे, यू नो कि इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड और फिर वो रीएस्टेब्लिश कर लेता है। ठीक है, तो यू शुड नो, इसको लिख लीजिए। व्हेन वॉल्यूम इज reduced to 50 ml, this H2O liquid to vapor equilibrium will re-establish। ठीक है, तो फिर से एस्टेब्लिश हो जाएगा, फाइन। तो मतलब इसका जो वेपर प्रेशर था वो 355 ही रहेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर टेम्परेचर के बदलने के साथ ही बदलेगा, तो दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। बट ऑक्सीजन जो कि प्योर गैस की तरह बिहेव कर रही है, यार आप गैस को प्रेस करते हो, मतलब कंप्रेस करते हो, तो क्या होता है, गैस स्टेट में क्या पड़ा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम आधा हो जाएगा, प्रेशर डबल हो जाएगा। ठीक है, बट प्रेशर ऑफ O2 इज डबल्ड, तो नया टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, जो ओरिजिनल प्रेशर ऑफ O2 था वो डबल हो गया, 810 हो गया, और जो वाटर का वेपर प्रेशर था वो 355 ही हुआ। ठीक है, 1165 टॉर, बस ये आपका आंसर है। ठीक है, तो व्हाट वर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर एंड टोटल प्रेशर इन द फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, बता दिया हमने। तो दिस इज, अब इस क्वेश्चन से आपको मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा था, गैस का बिहेवियर और वेपर प्रेशर का बिहेवियर अलग होता है। जब वेपर अपने लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं, नॉट जरूरी नहीं कि लिक्विड के साथ ही हो, सॉलिड के साथ भी हो सकते हैं इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो जब भी एक इक्विलिब्रियम सिस्टम होता है, उस पे वॉल्यूम चेंजेस का इफेक्ट नहीं पड़ता, पर जो प्योर गैसेस कंपोनेंट है उस पे पड़ता है। तो मान लो अगर हम यहां से ये पानी निकाल ही देते और फिर कंप्रेस करते, तो जो वेपर है फिर उनका प्रेशर भी बढ़ता। क्यों? क्योंकि पानी नहीं है, तो अब इक्विलिब्रियम वाली बात तो वहां पर नहीं आने वाली, राइट? ठीक है, ये क्लियर होगी। अब आप बोलोगे सर हाँ फिर कंडेंसेशन भी तो हो सकती है ना सर, अगर प्रेशर आप बढ़ा दोगे। ओके, बट पहले एक इक्विलिब्रियम होना भी तो चाहिए। हाँ, इवेंचुअली वो जो वेपर थे वो कंडेंस होके इक्विलिब्रियम में आने की फिर से कोशिश करेंगे, पर हमें कंडेंसेशन को इग्नोर करना है। ठीक है, अदरवाइज इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड केस। नेक्स्ट, अ वेसल हैज नाइट्रोजन गैस एंड वाटर वेपर इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड वाटर। ये सिमिलर क्वेश्चन था, एग्जैक्टली वैसा ही, कि नाइट्रोजन और वाटर वेपर इक्विलिब्रियम में है, तो नाइट्रोजन इज सैचुरेटेड विद वाटर वेपर, जस्ट लाइक जैसा ऑक्सीजन का किया था आपने, और टोटल प्रेशर 1 था, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इज 0.3। ठीक है, तो यहां पर क्या है, नाइट्रोजन गैस एंड वाटर वेपर इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड वाटर टोटल प्रेशर। ओके, तो पी टोटल जो है दैट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। ठीक है, नाउ द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इज 0.3। ओके, तो नाइट्रोजन का कितना आ जाएगा बेटा, 0.7 आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है कि टोटल आपको 1 करना है। द वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल इज रिड्यूस्ड टू 1/3। अब अगेन बात होगी ना, 1/3 कर दिया तो प्रेशर 3 गुना हो जाएगा, किसका, प्योर गैस का। तो प्योर नाइट्रोजन जो है उसका प्रेशर 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम चेंज के बाद इसका प्रेशर हो जाएगा 3 टाइम, दैट इज 2.1। ये जनाब इतने रहेंगे 0.3, तो नया प्रेशर आ जाएगा 2.4। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड इज केप्ट इन ए क्लोज्ड वेसल, मतलब वहां पर इक्विलिब्रियम में आ सकता है वो अपने वेपर के साथ। इफ अ ग्लास प्लेट निग्लिजिबल मास, हमें को मतलब ही नहीं उसके मास से, विद अ स्मॉल होल इज केप्ट ऑन टॉप ऑफ द लिक्विड सरफेस, देन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इन द वेसल इज। देखिए, तो लिक्विड को आपने पहले क्लोज वेसल में रख दिया, ठीक है, देन ग्लास प्लेट, मतलब आपने ऊपर से ढक्कन जो था उसको हटा के उसकी जगह पे स्मॉल होल वाला एक ढक्कन ऊपर से रख दिया, देन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इन द वेसल। क्या लग रहा है आपको, वेपर प्रेशर इज गोइंग टू चेंज? हाँ ठीक है, आप बोलोगे सर होल है वहां पे तो थोड़ा सा वेपर एस्केप कर जाएगा, ठीक है, इवेंचुअली एस्केप करेगा,
बट अब डिपेंड करता है ना कितना स्मॉल होल है। तो अगर वो फिर से इक्विलिब्रियम पे एस्टेब्लिश कर लेगा, क्योंकि बात की क्या पूछ रहे हैं, देन द वेपर प्रेशर, ठीक है, तो फिर से वो इक्विलिब्रियम को तो रीएस्टेब्लिश कर ही लेगा, राइट। तो जब कर लेगा बस फिर वैल्यू तो वही आएगी, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा ना आपने चेंज किया या लिक्विड थोड़ा ना आपने चेंज कर दिया। तो जब तक आप टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे हैं, लिक्विड को चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बाकी कंडीशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम अपने आप को रीएस्टेब्लिश कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इट विल बी सेम एज व्हाट वुड बी इफ द ग्लास प्लेट वर रिमूव्ड, प्रोवाइडेड इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड। हाँ ये नहीं सर, ऊपर तो मामला साफ था एकदम, वेपर भागते चले गए, सारा पानी निकल गया, ठीक है, बट जब भी इक्विलिब्रियम पे आएगा वेपर प्रेशर की वैल्यू वही होगी। नेक्स्ट वन, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया, नो, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, नो, टेम्परेचर, यस। नेक्स्ट वन, अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंसेस द लोएस्ट वेपर प्रेशर। देखिए जो ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, ज्यादा जल्दी इवेपोरेट कर जाते हैं, ऑब्वियसली उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। वाटर में मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए वाटर उतनी जल्दी वेपराइज नहीं होता, राइट। इथेनॉल कंपैरेटिवली जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इथेनॉल में उतनी अच्छी एच बॉन्डिंग नहीं है जितनी वाटर में है। एसीटोन में तो एच बॉन्डिंग है ही नहीं है, उसमें कंपैरेटिवली वीकर डाइपोल डाइपोल फोर्सेज हैं, तो वो और भी जल्दी वेपराइज हो जाएगा। तो एसीटोन की काफी ज्यादा बन जाएंगे, इथेनॉल के थोड़े कम बनेंगे, वाटर के और भी कम बनेंगे। मरकरी, बेटा मरकरी क्या है, मरकरी थोड़ा ना, मतलब इट्स नॉट अ वॉलेटाइल लिक्विड, थोड़ा ना था, हाँ लिक्विड फॉर्म में है, मेटल है, बट इट्स नॉट कि इतनी जल्दी उससे वेपराइज कर जाएंगे उसके मॉलिक्यूल्स, सॉरी उसके एटम्स, ठीक है। तो मरकरी से जो आपका वेपराइजेशन दैट विल बी मिनिमम, तो उसका वेपर प्रेशर मिनिमम आएगा, क्योंकि उसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे स्ट्रांग है। अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, वेपर बनना मुश्किल होता चला जाएगा। नाउ एट हायर एल्टीट्यूड, पहाड़ियों पे जाके वाटर बॉइल्स एट टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए वैसे तो ये मैं टॉपिक आगे आज पढ़ना भी, कवर भी करना है। वाटर बॉइल करता कब है, बॉइलिंग पॉइंट आता कब है, तो एट बॉइलिंग पॉइंट वी शुड नो होता क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर। अब पहाड़ियों पे जाके क्या एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए पहले नॉर्मली क्या होता था, एट सी लेवल, एट सी लेवल एट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर पी एक्सटर्नल मतलब 1 एटीएम के बराबर आता था, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे ये इतना प्रेशर जनरेट करता था कि वो 1 एटीएम के बराबर हो जाएगा, मतलब इसका वेपर प्रेशर भी 1 एटीएम था। बट जब आप हाइट पे जाओगे तो एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटीएम से कम है ना, 1 एटीएम से कम है। तो मतलब हमें उसको बैलेंस करने के लिए जो वेपर्स बनाने हैं वो भी पहले से कम बनाने हैं। बेटा अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी का वेपर प्रेशर 1 एटीएम हो रहा था, तो अब हमें 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हमें उतना प्रेशर को नहीं बैलेंस करना, उससे कम प्रेशर को बैलेंस करना है। तो मे बी उतना वेपर प्रेशर में भी 90 डिग्री पे एस्टेब्लिश हो जाए, 95 पे हो जाए, 94 पे हो जाए, पर 100 से तो पहले ही होगा ना, क्योंकि हमें कम प्रेशर चाहिए तो कम हीट करने की जरूरत है, राइट। तो इसलिए 100 डिग्री से पहले ही वो बॉयल कर जाता है। तो रीजन क्या है इसका, टेम्परेचर ऑफ हायर एल्टीट्यूड इज लो, नहीं, एटमोस्फेरिक प्रेशर इज लो, यस, ठीक है। नेक्स्ट वन, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। यस आ गया यहाँ पे, ये भी एक जादू है, ठीक है, उस बेचारे को वहां कैसे लेके आना है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, लास्ट क्लास में हमने बात तो पढ़ा था हमने कि टेम्परेचर के बारे में बात की थी हमने, प्रेशर के बारे में बात की थी कि प्रेशर का सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, पर गैसेस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर पे बहुत डिपेंड करती है। अगर आप प्रेशराइज करेंगे तो गैस ज़्यादा डिजोल्व होगी पानी में, अगर प्रेशर नहीं लगाएंगे ऊपर से तो फिर ज़्यादा डिजोल्व नहीं होगी। जैसे तुम्हारे ऊपर भी अगर प्रेशर ना लगा तो तुम लोग काम नहीं करते हो, है ना, ठीक है। तो इसीलिए गैस के केस में प्रेशर इंपॉर्टेंट है, सॉलिड्स के लिए प्रेशर का, या लिक्विड की सॉल्युबिलिटी के लिए प्रेशर का कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो पहला देखिए पॉइंट क्या आ गया, पार्टिकल साइज। तो पार्टिकल साइज का क्या रोल है सॉल्युबिलिटी में। अगर मैं आपको बोलूं कि सॉल्ट का एक क्रिस्टल आपको देता हूं और दूसरी तरफ सॉल्ट आपको पाउडर फॉर्म में देता हूं, कौन सा ज्यादा घुल पाएगा,
वैसी बात है, जो पाउडर फॉर्म होगा, क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एक्वस मीडियम के साथ, मॉलिक्यूल के साथ जो इंटरेक्शन है वो जल्दी ज्यादा होगी, घुल जाएगा, मैक्सिमम अमाउंट घुल जाएगा, राइट? तो पार्टिकल साइज का फर्क पड़ता है। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, लाइक डिजॉल्व लाइक, कि दो जिन कंपोनेंट्स को आप डिसॉल्व कर रहे हैं उनके बीच में क्या लाइक फोर्सेस हैं भी कि नहीं? ओके अगर अनलाइक फोर्सेस हैं तो क्यों घुलेंगे वो? तो दोनों की नेचर आपस में कंपेयर करना भी, वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, देखिए जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसमें अगर आप और डालेंगे तो घुल जाएगा। ऑलरेडी कंसंट्रेटेड है, बोल रहा है कि भाई साहब मैं सैचुरेशन के पहले बड़ा नजदीक हूं, मेरे को और नहीं चाहिए, ठीक है? तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा सॉल्यूट डालने से वो ज्यादा नहीं घुलता। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेटेड का मतलब है कि सॉल्यूट पार्टिकल भी काफी ज्यादा है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो उन्हीं के साथ ऑलरेडी बिजी हैं, तो एक्स्ट्रा सॉल्यूट आप डालोगे, उसको अटेंड करने वाला वाटर मॉलिक्यूल बोल रहा है भाई हम ऑलरेडी बिजी हैं, तुम अपना ढूंढ लो अलग से, ठीक है? वी आर ऑलरेडी मतलब कमिटेड, फाइन। तो कंसंट्रेशन के साथ भी सॉल्युबिलिटी जो है दैट इज गोइंग टू वेरी। एजिटेशन, अब आपने सॉल्ट डाल के छोड़ दिया, भाई साहब उसको मतलब एजिटेट भी तो करना है, स्टर भी तो करना है, राइट? अभी तो घुलेगा ना वो, तो दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, अदरवाइज पार्टिकल्स विल नॉट कोलाइड विद ईच अदर। तुम अगर एक्वस फेज के मॉलिक्यूल्स के साथ ज्यादा कोलाइड नहीं करेंगे, कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो उसका डिसोल्यूशन और कम हो जाएगा। टेम्परेचर के जो डिपेंडेंस आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। प्रेशर मैंने आपको सॉलिड और लिक्विड की सॉल्युबिलिटी का प्रेशर के साथ कोई रिलेशन नहीं है ज्यादा, बट गैसेस की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है प्रेशर के ऊपर, और वो हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद, ठीक है, हेनरी लॉ में। देखिए अब जैसे ये है कि ग्राम सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट डाल रहे हो, शुरुआत में क्या सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट के शुरुआत में तो मतलब प्योर सॉल्वेंट होता है, तो शुरुआत में ना सारा का सारा सॉल्वेंट एकदम मतलब तैयार है अटैक करने के लिए, अरे भाई सॉल्यूट आ जा, तो मतलब अभी दबोच लेंगे तेरे को हम। फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बिजी होते जाते हैं, फिर और सॉल्यूट आ रहा है, अरे तू जा रहे, कोई टेंशन नहीं है, हमें अपना सॉल्यूट मिल गया है, वी आर बिजी ऑलरेडी, हमने उसको ऑलरेडी हाइड्रेट कर रखा है, फाइन। तो शुरुआत में जो हाइड्रेशन है, मतलब जो सॉल्युबिलिटी है ना, वो फास्ट होगी, जल्दी डिसॉल्व करेगा। तो देखो पहले 5 मिनट में कहां तक पहुंच गया था ये, अराउंड, ठीक है, 17-18 ग्राम के आसपास पहले 5 मिनट में हो गया था। पर 5 से 10 मिनट में क्या 18 इंटू 2 36 ग्राम हुआ क्या, पहुंचा टोटल? नहीं, 10 मिनट के एंड पे ये बेचारा अराउंड 24 के आसपास है। तो शुरुआत के 5 मिनट में काफी फास्ट था, और उससे आगे स्लो हुआ, फिर और स्लो करता करता वो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पे आ गया, सैचुरेट हो गया वो। तो इसलिए शुरुआत में सॉल्युबिलिटी आपकी फास्ट होती है, मतलब डिसोल्यूशन का जो रेट है वो फास्ट होता है, वही आपको बता रहा था मैं, कंसंट्रेशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में चीजें जल्दी घुलती हैं। नेक्स्ट, यहां तक क्लियर हो गया ना? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो द गैसेस, देखिए उसको छोड़ो, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अच्छा मुझे ये बताओ, पानी में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कितनी ज्यादा होती है? डू यू थिंक बहुत ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है पानी में? नहीं, राइट? बहुत ज्यादा तो नहीं होती, बट हाँ होती है, बिकॉज मरीन एनिमल्स है ना, मछलियां वगैरह, वो सारे क्यों सर्वाइव कर पाती है? क्योंकि पानी में ऑलरेडी डिसॉल्व ऑक्सीजन है, तो उसमें से वो ऑक्सीजन निकाल लेती हैं, फाइन। अगर पानी में ऑक्सीजन होती नहीं तो मरीन लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती ना। yes. तो मतलब पानी में ऑक्सीजन है बट बहुत ज्यादा नहीं है। तो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड है क्या? यस, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड भी डिसॉल्व होती है, हमने पढ़ा हो यार, H2O + CO2 गिव्स यू कार्बोनिक एसिड। पानी में सल्फर डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाएगी या सल्फर ट्राइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाएगी? हाँ ये भी पढ़ा हो, H2O + SO3 गिव्स यू H2SO4। हाँ सर ये भी कर जाता है। पानी में अमोनिया गैस डिसॉल्व हो जाएगी? हाँ सर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो मतलब ये कुछ गैसेज जो है वो पानी में ज्यादा इजीली डिसॉल्व हो जाएंगी, बिकॉज दे आर रिएक्टिंग विद वाटर, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड की अगर आप सॉल्युबिलिटी पानी में देखोगे तो वो काफी ज्यादा आसानी से डिसॉल्व हो जाती है, SO3 की, अमोनिया की, है ना, SO2 की। तो ये कुछ ऐसी गैसेज हैं जो पानी में काफी ज्यादा आसानी से और काफी ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व हो पाती हैं, कंपेयर्ड टू ऑक्सीजन की बात कर लो, नाइट्रोजन की बात कर लो, हाइड्रोजन की, हीलियम की बात कर लो। दीज गैसेज आर लाइक पुअर गाइस, इनको कौन डिसॉल्व करेगा, ठीक है? तो इनकी डिसोल्यूशन क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज देयर आर 2 फैक्टर्स जो डिसोल्यूशन में हेल्प करते हैं। पहली चीज, या तो लाइक डिसॉल्व लाइक, आप उनके दोस्त बन जाओ। तो पानी इज अ पोलर सॉल्वेंट, तो पोलर में पोलर चीज डिसॉल्व होगी। आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो, SO3 की बात करो, HCl की बात करो, अमोनिया की बात करो, दे आर ऑल पोलर मॉलिक्यूल्स, और कुछ तो उसमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर पाते हैं। तो इसीलिए पानी के साथ आके
वो जब इंटरेक्शन करेंगे, केमिकली रिएक्ट कर जाएंगे, तो उस रिएक्शन की वजह से उनकी डिसोल्यूशन आसानी से हो गई, राइट। तो एक फैक्टर हो गया कि भैया केमिकली रिएक्ट कर गए थे वो। दूसरा फैक्टर है प्रेशर, ठीक है, कि प्रेशर ज्यादा लगाओगे गैस का तो ज्यादा पानी में घुलेगी वो। ओके, तो ऑक्सीजन की बात करें, क्या ऑक्सीजन पानी के साथ रिएक्ट करती केमिकली? नो। नाइट्रोजन करती है? नहीं। तो मतलब इन गैसेस के लिए द ओनली फैक्टर जो इनको डिसॉल्व करवाएगा वो उनका प्रेशर है, क्योंकि रिएक्शन तो हो नहीं रहा। यस, तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट, तो हम सिर्फ उन्हीं गैसेस के लिए पढ़ रहे हैं जो केमिकली रिएक्ट नहीं करती। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अगर मैं आपको पढ़ा दूं ये वाला हेनरी लॉ, तो आप बोलेंगे सर हेनरी लॉ तो बोलता है इतनी सी गैस डिसॉल्व होनी चाहिए थी, ये तो बहुत ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि केमिकली रिएक्शन हो गया। तो जो गैसेस केमिकली रिएक्ट कर रही हैं पानी के साथ उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, एंड दैट कैन नॉट बी लाइक एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हेनरीज लॉ अलोन। इसलिए हेनरी लॉ ऐसी गैसेस के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है। लग रहा है थोड़ा सा ठंडा करना पड़ेगा इसको, बोल बोल के हीट प्रोड्यूस होती है। ओके चलिए, तो द गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड ऑल, दी सारी सारी मैंने आपको कहानी सुना दी मैंने, ठीक है, ये पूरा का पूरा। तो यस, अब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स याद आया कुछ, है ना? ये कार्बन डाइऑक्साइड जो डिसॉल्व हुई है तो प्रेशर के अंडर डिसॉल्व करवाई गई है यहाँ पे। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 गिव्स यू H2CO3 जो फर्दर डिसोशिएट करके H पॉजिटिव प्लस बाइकार्बोनेट आयंस में चला जाएगा। SO2 प्लस H2 गिव्स यू H2SO3 जो कि फर्दर H पॉजिटिव प्लस SO3 HSO3 नेगेटिव आयन में टूट जाएगा। तो मतलब दीज गैसेस आर डिसॉल्विंग बिकॉज ऑफ देयर रिएक्शन विद वाटर, नॉट बिकॉज ऑफ द प्रेशर अलोन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रेशर अलोन, है ना, कि जो गैसेस केमिकली रिएक्ट नहीं करती हैं पानी के साथ उनकी सॉल्युबिलिटी कैसी होगी। तो हेनरी लॉ उसको एक्सप्लेन करता है। देखिए हेनरी लॉ बोलता है भैया जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा होगा, तो जितना प्रेशर लगाओगे उतनी गैस डिसॉल्व होगी। बट व्हाई इज दैट? ज्यादा प्रेशर लगाने से गैस ज्यादा डिसॉल्व क्यों होती है? तो ये जनाब बोलते हैं दिस सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, कि मतलब अमाउंट ऑफ गैस जो डिसॉल्व होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है, कि मतलब उस गैस का कितना प्रेशर ऊपर से लगाया गया है। ओके चलिए देखिए, ये हमारे पास ओरिजिनल सेटअप है। तो यहां पर ये लिक्विड है, ये ऊपर गैस है ना, और गैस थोड़ी बहुत डिसॉल्व हो रखी है, एंड देयर इज एन इक्विलिब्रियम। ओके, सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, फाइन। तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है, जितने मॉलिक्यूल्स मतलब डिसॉल्व थे, मे बी चार मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं, तो चार ऊपर से नीचे आके डिसॉल्व भी हो जा रहे हैं। तो यहां पर जो अमाउंट रहेगा वो फिक्स रहेगा, ओके, क्योंकि चार अगर अंदर आ रहे हैं तो चार बाहर भी जा रहे हैं। दैट इज एन इक्विलिब्रियम, फाइन। नाउ सपोज अब मैं इसको कंप्रेस करता हूं, तो सडनली कंप्रेस करने से क्या होगा बेटा, लिक्विड तो कंप्रेसिबल नहीं होता है ना। तो जब मैं कंप्रेस करूंगा तो ये गैस वाला वॉल्यूम ही कंप्रेस हो पाएगा। यस, तो यहां पर कंप्रेस होकर सडनली क्या हो गया, यहां का प्रेशर बढ़ गया ना प्रेशर। इक्विलिब्रियम पे क्या था, इनका प्रेशर देखो, ये जो आपकी सरफेस है ना, सरफेस से नीचे की तरफ से जो प्रेशर इन मॉलिक्यूल्स का लग रहा है बाहर जाने के लिए, उतना ही बाहर की तरफ से भी लग रहा है, इसीलिए इक्विलिब्रियम आया हुआ था। तो मतलब यहां पे सरफेस पे नीचे से ऊपर से प्रेशर बराबर था, तो नीचे वाले जितने उतावले बाहर जाने के लिए हैं उतने ही बाहर वाले अंदर आने के लिए हैं, तो दैट इज इक्विलिब्रियम। अब सडनली क्या हो गया, सरफेस पे नीचे वाला प्रेशर तो इतना था पर ऊपर वाला प्रेशर बढ़ गया, राइट। तो ऊपर वाला प्रेशर बढ़ गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो अब इस प्रेशर को फिर से बराबर करना है, ये जो इंक्रीज्ड प्रेशर है ना, इसको वापस से रिड्यूस करना है। तो क्या होगा, कैसे रिड्यूस कर सकते हो प्रेशर को? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस, है ना। तो इस वॉल्यूम को तो मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा, तो P इज इक्वल टू nRT अपॉन V। R को मैं चेंज नहीं कर सकता, कांस्टेंट है। टेम्परेचर को मैं चेंज कर नहीं रहा, वॉल्यूम को मैं चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि जहां पर पिस्टन मैंने कंप्रेस करके छोड़ दिया, बात खत्म। तो द ओनली थिंग इज n, है ना। तो P इज इक्वल टू nRT अपॉन वॉल्यूम में मेरे को सिर्फ ये चीज दिख रही कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो आई हैव टू रिड्यूस द नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स। अगर मुझे प्रेशर रिड्यूस करना है तो क्या होगा, ये एक्स्ट्रा जो पार्टिकल थे गैस के वो नीचे घुस जाएंगे। यहां पर जो एक्स्ट्रा हो गए थे ना, ये बोलेंगे कि चलो ऐसा करते हैं, हम थोड़ा नीचे घूम के आते हैं, पानी में जाके आते हैं। तो द एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स विल गो इनटू वाटर,
मतलब और ज्यादा डिसॉल्व हो जाएंगे, ताकि यहां पर जो गैसेस पार्टिकल्स है वो घट जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है उनकी वजह से जो प्रेशर आ रहा था वो भी घट जाएगा और फिर से ये जनाब वापस से अपने इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। तो देखिए अब फिर से इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश हो गया, इक्विलिब्रियम इज री एस्टेब्लिश्ड with a higher amount of dissolved gases, राइट। ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व हो गई, क्यों हुई? सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो दिस एंटायर चैप्टर मोस्टली ली चैटले प्रिंसिपल के ऊपर एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। तो जैसे आपने प्रेशर बढ़ा दिया, उसको बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा पार्टिकल पानी में चले गए। अगर प्रेशर सडनली मैं घटा दूं, अब उल्टा देखो, यहां पर गैस मान लीजिए एक्स अमाउंट डिसॉल्व हो चुका है गैस का। अब अगर मैं इधर को आता हूं, पिस्टन को ऊपर खींच लेता हूं, तो सडनली क्या होगा? ऊपर, जैसे पिस्टन को मैंने ऊपर खींच लिया तो यहां का प्रेशर क्या सडनली घट जाएगा। यहां का प्रेशर क्या था? नीचे का ज्यादा था। तो गैस बोलेगी भागो भागो ऊपर भागो भाई, ऊपर का प्रेशर फिर से बढ़ाना है। तो गैस जो डिसॉल्व थी वो ऊपर भागेगी। तो ये होता है जब आप एक कार्बोनेटेड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हैं, क्योंकि जब तो ढक्कन सील्ड था तो अंदर प्रेशर ज्यादा था, ठीक है। तो बॉटल के अंदर की कहानी क्या थी? वहां पे जो आपकी बॉटल है, ठीक है, आई माइट नॉट बी वेरी गुड एट ड्राइंग राइट नाउ, तो उसको छोड़ दो, ठीक है। ये ढक्कन है इसका, एंड अब यहां पर ठीक है गैसेस है, डिसॉल्व है, बट ये जो सरफेस है, सरफेस पे जितना प्रेशर ऊपर से लग रहा है उतना प्रेशर अंदर से भी लग रहा है। यहां से जो प्रेशर लग रहा है सरफेस के ऊपर, उतना प्रेशर अंदर से बाहर जाने की तरफ लग रहा है। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। जैसे आपने ढक्कन खोला, ढक्कन खोला तो अंदर का प्रेशर हाई था, पर ढक्कन खोलते बाहर का प्रेशर तो कम है, वो गैस भाग गई। वो गैस भाग गई तो यहां से प्रेशर जो लग रहा था वो घट गया। तो जो इन मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलने से रोक रहा था ऊपर का वो प्रेशर, वो तो गया, वो तो घट गया। तो सडनली ये लोग बाहर निकलेंगे, फिज, दैट इज अ फिज इफेक्ट। ओके, दैट्स ऑल। ये सब सारा का सारा कहानी इज जस्ट टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, नथिंग एल्स, ठीक है। इनको और कुछ नहीं करना, इनको सिर्फ इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। तो इसलिए ली चैटले प्रिंसिपल बहुत 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 ध्यान से समझने की जरूरत है। फाइन, तो समझ आ गया। तो अब बात करते हैं, तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। जिस गैस को डिसॉल्व कर रहे हो ना बेटा, उसका प्रेशर। तो उन्होंने बोला कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ओके, तो मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन लगा देते हैं। तो P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। अब ये x को बच्चे कई बार कंफ्यूज करते हैं, सर ये x क्या है? क्या ये मोल फ्रैक्शन है? नहीं, जरूरी नहीं है। क्या ये मोलैरिटी है? हाँ हो सकती है। क्या ये मोलैलिटी है? हाँ हो सकती है। मोल फ्रैक्शन? हाँ हो सकता है। ppm? हाँ हो सकता है। हाँ बोला सर क्या चल क्या रहा है, व्हाट इज x, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो सॉल्युबिलिटी इज अ कंसंट्रेशन टर्म। सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि कितना अमाउंट डिसॉल्व हुआ। अब उसको मैं मोलैरिटी में एक्सप्रेस करूं, मोलैलिटी में करूं, मोल फ्रैक्शन में करूं, वो तो मेरी चॉइस है। तो सर फिर भी नहीं, फिर भी का कुछ सीन नहीं है। देखो कभी कभी कुछ बुक्स में P इज इक्वल टू KH लिखा हुआ है और कुछ में x इज इक्वल टू KH इंटू P भी लिखा हुआ है। इट इज टोटली अप टू यू। जब मैं बोलता हूं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, अब तुम्हें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी राइट साइड लगाना है लेफ्ट साइड लगाना है, वो तुम्हारे ऊपर है। और सिर्फ डिफरेंस नहीं आ गया, पर दोनों में KH, हाँ फाइन, KH के यूनिट ये वाले के डिफरेंट होंगे, ये वाले के डिफरेंट होंगे, क्योंकि यहां पर KH इंटू एक्स का यूनिट मिला के प्रेशर के बराबर आना चाहिए, और यहां पर KH इंटू प्रेशर का यूनिट मिला के एक्स के बराबर आना चाहिए, राइट। हाँ ठीक है, तो इन दोनों KH के जो यूनिट्स होंगे वो अलग अलग होंगे, बट KH कैन बी अप्लाइड ऑन आइदर साइड। ऐसा मत बोलना सर कुछ बुक्स में वैसे लिखा था, तो देयर इज अ कंफ्यूजन, इसलिए दोनों बता रहा हूं। KH तुम किसी भी तरफ लिख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारे को क्वेश्चन कैसा पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग तुम अप्लाई कर लो, राइट। और रही KH के यूनिट्स की बात, तो KH के यूनिट्स क्या होंगे? अरे भाई साहब वो तो यूनिट्स वही होंगे ना जो बैलेंस करने पे आएंगे। अगर मान लीजिए x मुझे ATM में दिया हुआ है, तो KH के कोई यूनिट नहीं आएंगे, ठीक है। अगर KH मुझे ATM में दिया हुआ है तो x के कोई यूनिट नहीं होंगे, क्योंकि ATM पहले बैलेंस हो गए, तो x आपका यूनिट लेस हो जाएगा, तो आप उसको फिर मोल फ्रैक्शन बोल सकते हो, समझे। तो KH के यूनिट्स
क्या हैं वो आपको आइडिया दे देंगे कि ये जो x है ये मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पे क्या मोलैरिटी है कि मोलैलिटी है, क्या है, क्योंकि KH मल्टीप्लाई बाय x शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द यूनिट्स ऑफ प्रेशर। ये क्लियर हो गया? हाँ, तो चलिए अब हम अभी के लेक्चर में तो हम ये वाला लेके चलेंगे, P इज इक्वल टू KHX वाले से हम सॉल्व करने वाले हैं। अब ये जो P है ये टोटल प्रेशर नहीं है, इस सरफेस पे जो टोटल प्रेशर लग रहा है, नहीं, इट इज नॉट दैट। जैसे मान लीजिए ठीक है, ये पानी है यहाँ पे, है ना, मानना ही पड़ेगा, पानी तो है नहीं है। अब इसके ऊपर एयर का जो प्रेशर लग रहा है, तो एयर में तो ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब मुझे यहां पर निकालना है कि इसमें ऑक्सीजन कितनी डिसॉल्व हुई। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा, क्या मैं ये लिखूंगा कि प्रेशर ऑफ एयर इज इक्वल टू KH इंटू एक्स ऑफ O2, ऐसे लिखूंगा मैं कि ऑक्सीजन की अगर सॉल्युबिलिटी मेरे को कैलकुलेट करनी है तो मैं प्रेशर ऑफ एयर को यूज करूंगा यहाँ पे? नो, नहीं, जिस गैस की सॉल्युबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी होती है उसी गैस का पार्शियल प्रेशर आपको यूज करना होता है। तो मतलब प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू KH इंटू एक्स ऑफ O2। तो मतलब एयर के प्रेशर में से, एयर का तो टोटल प्रेशर है ना, उसमें से अराउंड 20-21% ऑक्सीजन होती है। तो अगर एयर का प्रेशर जितना भी था उसका 21% लो, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड दैट शुड बी इक्वल टू KH इंटू सॉल्युबिलिटी ऑफ O2। समझ आ गया? तो ऐसे लेना है, तो प्रेशर ऑफ दैट गैस जिसके लिए कैलकुलेशन की जा रही है। नाउ अब देखिए, अब देखो, अगर मैं प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फिक्स रखता हूं, आई कीप दिस PO2 फिक्स, अगर KH बढ़ाऊंगा तो XO2 घटेगा, राइट, और KH घटाऊंगा तो XO2 बढ़ेगा। ओके, तो फॉर अ फिक्स्ड प्रेशर ऑफ द गैस इफ द KH इज हायर सॉल्युबिलिटी इज लोअर। तो मतलब KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। जिस गैस का KH बड़ा होगा मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, मतलब वो ज्यादा, मतलब वो कम अमाउंट में डिसॉल्व होती है पानी में, और जिसका KH कम है वो ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व होती है पानी में। तो KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ठीक है। दूसरी चीज बेटा, गैसेस के लिए आपको पता है ना, अब सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल लाते हो घर पे, उसको फ्रिज में रखते हो धूप में रखते हो? फ्रिज में रखते हैं, क्यों? क्योंकि ठंडे टेम्परेचर में, कोल्ड टेम्परेचर में क्या होगा, ठीक है, लो टेम्परेचर अगर है तो मॉलिक्यूल्स की ना, गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम रहेगी, तो वो बाहर निकलने के लिए ज्यादा छलांगे नहीं मारेगी, मतलब बाहर से ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगी। धूप में रख दोगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, बॉटल फट सकती है, समझे? तो इसलिए उसको हम लो टेम्परेचर पे रखते हैं ताकि उनकी काइनेटिक एनर्जी लो रहे, अंदर प्रेशर उतना ज्यादा बिल्डअप ना हो। ओके, क्योंकि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बाहर निकलने की टेंडेंसी होगी गैस की, तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। गर्म पानी में ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व नहीं होती है, पता है आपको? अगर आप ठंडे पानी को, मतलब नॉर्मल टैप वाटर लो, उसको, उसके आइस क्यूब बनाओ, टैप वाटर लो उसके आइस क्यूब बनाओ, ओके, फिर एक बॉइलिंग वाटर लो, पानी को उबालो और उसको फिर आइस क्यूब उसके बनाओ, फ्रीजर में डाल दो उसको। आप देखोगे जो बॉइल्ड वाटर था उसके आइस क्यूब्स काफी क्लियर होंगे, साफ होंगे, और जो नॉर्मल टैप वाटर आपने लिया था नॉर्मल टेम्परेचर पे, उसके आपने आइस क्यूब बनाए, ठीक है, उसको फ्रीज किया, उसके आइस क्यूब के बीच बीच में ना, मतलब बबल्स टाइप की वो सारी चीजें, क्यों? क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी के अंदर गैसेस डिसॉल्व होती हैं, बॉइल करने पे क्या इतनी हीट मिलती है कि उसकी जो डिसॉल्व्ड गैसेस हैं दे एस्केप आउट। तो अब अगर आप उस पानी को फ्रीज करेंगे, उसके आइस क्यूब बनाएंगे, तो उनमें वो डिसॉल्व्ड गैसेस नहीं होंगी, तो वो मतलब आइस क्यूब जो वो ज्यादा क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंसी उसकी ज्यादा होगी, समझे? ओपेक नहीं होगा उतना ज्यादा वो। दिस इज वन बिग डिफरेंस। तो इसलिए गर्म पानी में एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि गर्म पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बहुत कम होता है, इसलिए ठंडे पानी में एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव करती है, ठीक है। जो गर्म जो ओशियंस जहां पे जिनका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है वहां पर लाइफ नहीं होती है। ओके, तो क्लियर है ये? तो KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, और गैसेस के लिए टेम्परेचर इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। इसलिए KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, सॉरी उल्टा बोल दिया, KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना, क्योंकि टेम्परेचर भी सॉल्युबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, KH भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये दोनों भाई भाई हुए, ठीक है। क्लियर है ये? देखिए अब ये चीज जैसे, ये कैसे है N2 और O2 का, तो प्रेशर बढ़ा रहे हो तो बढ़ रहा है, क्योंकि P इज इक्वल टू KHX, तो KH तो आपका कांस्टेंट है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, तो Y इज इक्वल टू MX,
स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। तो यस, ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा, बट N2 उतना ज्यादा फास्ट ग्रो नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन का KH वैल्यू रिलेटिवली लोअर होगा। ठीक है, और ये जो आपको वैल्यू दी गई है, ये क्या है? दिस इज द सॉल्युबिलिटी इन ग्राम्स पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये 100 ग्राम सॉल्वेंट में, पानी में नाइट्रोजन कितनी घुलती है? 0.0029 ग्राम। ठीक है, सारी पर 100 ग्राम ऑफ वाटर है। देखो थोड़ा हाई टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी घटी, और हाई पे और घट रही है, तो ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर बढ़ा रहे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस घटेगी। तो ये क्लियर है आपको? तो KH किसी भी तरफ लिखा जा सकता था, और X जो है वो मोल फ्रैक्शन नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि KH के यूनिट्स आपको क्या दिए गए। क्वेश्चन हम करेंगे आगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। राइट, तो आई थिंक हेनरी लॉ बेसिक्स आइडिया क्लियर हो गया। अब डायरेक्टली इसकी ना एप्लीकेशन पे स्टार्ट करते हैं काम। देखिए, तो एप्लीकेशन एक तो आपको मैंने एक्वेटिक लाइफ बता दिया कि पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन की वजह से एक्वेटिक लाइफ एग्जिस्ट कर पाती है। सेकंड, जब हम पहाड़ों पे जाते हैं, आप ट्रैकिंग पे जाते हो, तो हम हाफने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो वो रिलेटिवली कम है। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो फिर ऑक्सीजन का भी प्रेशर कम है। एयर में मतलब ऑक्सीजन बेसिकली क्या है, थोड़ा ज़्यादा डाइल्यूट हो गया, उसका प्रेशर कम है। तो कम है तो हमारे लंग्स में अब जो उतने आसानी से ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, जब हम थोड़ा मतलब नीचे थे जगहों पे, ठीक है, नॉर्मल हाइट्स पे थे, तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, तो लंग्स इजीली ऑक्सीजन गेन कर पा रहे थे एयर से, क्योंकि उसका प्रेशर ज़्यादा ऑक्सीजन आसानी से आपके ब्लड में डिसॉल्व हो जा रही थी। पर अब ऑक्सीजन का प्रेशर घट गया, P इज इक्वल टू KHX, P घट गया तो X भी घट जाएगा। राइट, तो मतलब लंग्स को उतनी आसानी से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो हम हाफने लगते हैं। तो दैट ब्रेथलेसनेस, दैट डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन कैन लीड टू अ मेडिकल कंडीशन कॉल्ड एनॉक्सिया। राइट, तो इसलिए हाइकर जो होते हैं, जो बड़ी ज्यादा हाइट्स पे जाते हैं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं, ताकि इतनी हाइट पे जाना है उनको, माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तो वहां पर उनको ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी है उसके लिए फिर ऑक्सीजन लेनी पड़ती है सिलेंडर के थ्रू। राइट, सिमिलरली जो स्कूबा डाइवर्स हैं, अब देखो, अब जैसे आप पानी में सरफेस में नीचे जाएंगे, राइट, तो स्कूबा डाइवर है, यहां पर पानी के सरफेस पे जो प्रेशर था वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, फाइन। जैसे जैसे हम पानी के सरफेस के नीचे जाते जाएंगे, क्या होगा? अब यहां पर अगर हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, लेट्स से इस पॉइंट पे प्रेशर कैलकुलेट करता हूं, तो यहां पर प्रेशर कितना होगा? P एटमॉस्फेयर प्लस ρgh, इस H हाइट का भी जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनेगा वो भी होगा, तो मतलब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा ना। तो जैसे स्कूबा डाइवर नीचे जाएंगे, प्रेशर बढ़ रहा है, बॉडी के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। राइट, तो उससे होगा क्या फिर? अगर आप नॉर्मल एयर का वो सिलेंडर लेके जाते, तो क्योंकि प्रेशर नीचे आने पे बढ़ रहा है, तो वो जो उस एयर अगर नॉर्मल एयर वो ब्रीद कर रहे हैं अगर सिलेंडर से, तो उस एयर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, वो जो गैसेज हैं, वो ज्यादा डिजॉल्व हो जाएंगी ब्लड में, क्योंकि प्रेशर हाई है, नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ रहा है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। उससे फिर क्या होगा? अब वो जो वापस सरफेस पे उनको वापस आना है, जैसे फिर वो अब बाहर आना स्टार्ट करेंगे, सरफेस की तरफ आना स्टार्ट करेंगे, प्रेशर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, तो जो ऑलरेडी वो गैसेस बॉडी में ब्लड में डिसॉल्व हुई हैं उनकी सॉल्युबिलिटी घटेगी, तो फिर वो बाहर एस्केप करने की ट्राई करेंगे। ऑब्वियसली बात है यार, पहले ज्यादा अमाउंट डिसॉल्व हो चुका था, अब उसको कम करना है, तो वो बबल्स बन के निकलना स्टार्ट होंगी, और आपके समझ लो अब आपके ब्लड में जो गैस डिसॉल्व हुई है वो बबल बन के अगर निकलना स्टार्ट होगी, कितना पेनफुल कंडीशन वो होगा। तो दैट इज कॉल्ड बेंड्स, इट्स अ वेरी पेनफुल कंडीशन। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि उतनी ज्यादा गैसेस डिसॉल्व हो एक्स्ट्रा प्रेशर पे जाके, है ना। इवन नाइट्रोजन तक ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन वैसे उतनी डिसॉल्व नहीं होती हमारे ब्लड में, बट प्रेशर बढ़ गया ना तो वो भी डिसॉल्व हो जाएगी। इसलिए स्कूबा डाइवर्स जो एयर टैंक लेके जाते हैं उसको हीलियम के साथ डाइल्यूट करते हैं, 11.7% हीलियम उसमें होता है, नाइट्रोजन 56.7 है, मतलब 0.2 है, तो उतनी नहीं, इतनी नॉर्मली होती है, और ऑक्सीजन कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो हीलियम के साथ डाइल्यूट करते हैं, ताकि बॉस नाइट्रोजन उतनी ज्यादा डिसॉल्व ना हो जाए हमारे ब्लड में कि फिर वो बाहर निकलने लगे तो बहुत पेनफुल कंडीशन हो। और दूसरी बात, स्कूबा डाइवर्स को इसीलिए वो ऊपर एकदम से नहीं आते, ताकि सडनली प्रेशर वेरिएशन ना हो, धीरे धीरे आते हैं, ताकि बॉडी उस प्रेशर वेरिएशन के साथ धीरे धीरे अडेप्ट कर पाए, समझे। दैट इज द सिंपल एप्लीकेशन। ठीक है, चलना है स्कूबा डाइविंग पे, ठीक है, तो ये एप्लीकेशन हो गया। देन देयर आर लिमिटेशंस एज वेल। लिमिटेशंस क्या है कि तभी
हेनरी लॉ एप्लीकेबल है, अगर प्रेशर आपका बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, बहुत लो टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए, केमिकल रिएक्टिविटी नहीं है आपस में, है ना। तो गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल रिएक्शन विद द सॉल्वेंट एंड गैस शुड नॉट अंडरगो एनी काइंड ऑफ डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। दीज आर द लिमिटेशंस जो आपको ध्यान में रखनी है। नॉट एग्जैक्टली कि कोई न्यूमेरिकल इसके ऊपर पूछेगा, बट पता होना चाहिए आपको किन सिचुएशंस में, किन कंडीशन में हम हेनरी लॉ अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए एनसीईआरटी का ये सॉल्व एग्जांपल है, तो आई होप मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, बट आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस, क्योंकि सॉल्व एग्जांपल है एनसीईआरटी का। ऑब्वियसली यू कैन गो एंड चेक इट, है ना, पढ़ सकते हो उसको एनसीईआरटी से। N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin. How many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar. तो प्रेशर ऑफ N2 आपको दिया गया है 0.987 बार, ठीक है। गिवन दैट हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर N2 इज इतने किलो बार। अब देख लो P इज इक्वल टू KHX अगर मैं लगाता हूं, बेटा प्रेशर की यूनिट में बार में ले रहा हूं, KH की यूनिट मेरे को किलो बार में मिल रही है, ठीक है। किलो बार को मतलब 10⁻³ को अलग कर लेंगे और बार में आ गया, तो बेटा x तो आपका यूनिटलेस हो गया ना, x इज योर यूनिटलेस। तो यहां पर जो सॉल्युबिलिटी है वो आपका क्या है, तो आपके मोल फ्रैक्शन में आ जाएगी वो, फाइन। तो प्रेशर अप्लाई करिए यहाँ पे 0.987, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 0.987 इज इक्वल टू 76.48, तो 76.48 इंटू 10⁻³ इंटू x, है ना। तो ये सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा, बस ये निकल आएगा आपका x की वैल्यू, वो मोल फ्रैक्शन में है उसके अकॉर्डिंग निकाल लो कि हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ओके, तो एनसीईआरटी के जो सॉल्व एग्जांपल्स है ना वो करने चाहिए। सॉल्व एग्जांपल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे सारे करने चाहिए, एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं होता, उसको मतलब कम नहीं समझना है। तो दिस इज योर होमवर्क, बता ही दिया वैसे आपको मैंने क्या करना है, ठीक है। बट आगे की कैलकुलेशन सारी सारी एग्जैक्टली कितने मिलीमोल 1 लीटर ऑफ वाटर में, आप बोलोगे सर वाटर का लीटर में दिया है अमाउंट, तो ठीक है, वाटर की डेंसिटी 1 होती है, 1 लीटर का मतलब 1 किलोग्राम, टेंशन नहीं लेनी है। 1 लीटर वाटर मीन 1 किलोग्राम वाटर, 1 किलोग्राम वाटर मतलब 55.55 मोल ऑफ वाटर। तो अगर तुम्हारे को x इज मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, मोल फ्रैक्शन का मतलब कितना होता है कि टोटल मोल में इसके इतने मोल हैं, है ना। तो टोटल 1 से x की वैल्यू घटा दोगे तो वो वाटर के नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग लगाओ थोड़ा सा यहाँ पे, आई डोंट वांट टू स्पून फीड यू। नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के, H2S, a toxic gas with rotten egg-like smell, is used for the qualitative analysis. If solubility of H2S in water is this much, 0.195 मोलल, ठीक है। तो solubility को मोलैलिटी में डिफाइन किया है। कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, बताइए। solubility of H2S in water at STP, STP का मतलब कितना होता है कि बॉस 1 atm प्रेशर है, ठीक है। कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, अगर सॉल्युबिलिटी आपको दी है x इज गिवन यू 0.195 मोलल, तो P इज इक्वल टू KHX अप्लाई करो, लगाओ दिमाग। x आपको मोलैलिटी में दे रखा है, ठीक है, और प्रेशर आपको बोला है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, मतलब 1 atm लिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका KH निकल जाएगा, सिंपल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज दिस मच। अब देखो हेनरी लॉ कांस्टेंट आपको पास्कल में दिया हुआ है, तो यहां पर P इज इक्वल टू KHX लगाओगे तो KH की यूनिट भी पास्कल में है और प्रेशर की यूनिट भी पास्कल होते हैं, तो x आपका यूनिटलेस आएगा इस केस में, राइट। तो कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm ऑफ CO2 प्रेशर एट 298। तो 2.5 atm प्रेशर, तो दिस इज 2.5 एंड हेनरी लॉ कांस्टेंट इज 1.67 इंटू 10⁻⁸। अब आप बोलोगे सर ये ATM है और वो पास्कल है, बेटा 1 पास्कल इज 1.01 इंटू 10⁵ ओ सॉरी उल्टा बोल दिया, 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग कर लेना इसको, ये जो ATM है इसको कन्वर्ट कर लेना, तो इतने ATM कितने पास्कल हो जाएगा, ये 2.5 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल इज इक्वल 1.67 इंटू 10⁸ इंटू x,
वहां से आपका x निकल जाएगा और वो आपका मोल फ्रैक्शन होगा और उसके अकॉर्डिंग फिर निकल जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। राइट, अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी के करने हैं, होमवर्क है ये, इसको ढंग से ढूंढो, लिख के सॉल्व करो, सब्जेक्टिव तरीके से 1 बाय 1 स्टेप पूरा सॉल्व करो। ठीक है, इसके आगे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर ही रहे हैं अभी। देखिए, तो ये 2019 मेन में 8 अप्रैल को क्वेश्चन आया था, सिंपल सा क्वेश्चन, आई थिंक जो भी हमने पढ़ा एग्जैक्टली वही है। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ गैसेस W, X, Y एंड Z, हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया आपको। देखिए, तो W के लिए आपको 0.5 है, पॉज करके तुम लोग सॉल्व कर लो एक बार ऐसे इसको अपने लेवल पे, और X के लिए 2 है, Y के लिए 35 है, अच्छा Z के लिए 40 है, बढ़ ही रहा है यार। तो KH जैसे बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी घटती चली जाएगी, तो सबसे कम KH है W का, तो W की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। द करेक्ट प्लॉट, ओके, तो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखो, तो एक पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर पे देख लेते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर or the solution of the gases in water, the Henry law constant is this. मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्यों लेंगे ये? चलो ठीक है, वाटर भी ले सकते हो, है ना, वाटर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वाटर का मोल फ्रैक्शन लेने का पर्पस क्या हो गया? अब जब पानी में कोई गैस डिसॉल्व होगी तो मोल फ्रैक्शन दोनों का आएगा। मोल फ्रैक्शन आप गैस का भी लोगे और 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस आ जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। राइट, ठीक है, तो जरूरी नहीं आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के साथ ही प्लॉट दिया हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी यूज कर सकते हैं, इस केस में इन्होंने किया हुआ है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज नथिंग बट 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो बेटा गैस के मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कम होगा। तो देखिए W जो है उसमें गैस सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगी। ठीक है, तो W के लिए X गैस सबसे ज्यादा आएगा, तो W के लिए X वाटर सबसे कम आएगा। ओके, तो एक पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर पे, ठीक है, लेट्स से एक पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर हम ये फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है ना, ये ऐसा है, ये ना काफ़ी तो नीचे रह गया बेचारा, ये थोड़ा सा इसको लाइन को हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा। तो देखो ये 3 पॉइंट पे कर रहा है और W तो सबसे नीचे है, ये तो और भी नीचे कर दिया इन्होंने, बहुत ही नीचे कर दिया है, ये तो स्ट्रेट लाइन ही आ गया। मतलब पार्शियल प्रेशर का मतलब एक फिक्स पार्शियल प्रेशर पे मोल फ्रैक्शन बढ़ती जा रही है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? फिक्स पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन लगातार बढ़ती जा रही है, स्ट्रेट लाइन, पहले आउट हो गए। ठीक है, यहां पर देखो इस केस में W सबसे कम है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर आप एक पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हो तो उसके लिए मोल फ्रैक्शन सबसे ज्यादा किसकी होगी? ये ग्राफ उधर जा रहा है, वो ग्राफ उधर जा रहा है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा बहुत आगे, ये ऐसे आ रहा है। तो एक पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर पे सबसे ज्यादा मोल फ्रैक्शन तो Z की आ रही है। ओके, अब दूसरी चीज आपको सोचनी है कि यहां पे ग्राफ नेगेटिव स्लोप के साथ आना है या पॉजिटिव स्लोप के साथ आना है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ग्राफ किसके साथ आना है, क्योंकि जब आप P इक्वल टू KH में ग्राफ बोलते हो कि सर पॉजिटिव स्लोप आता है, वो X ऑफ गैस होता है इंक्रीजिंग। ओके, बट X ऑफ गैस जब आपका इंक्रीज करेगा तो 1 माइनस एक्स आपका डिक्रीज करेगा। तो सी बात है यहाँ पे कि ये ग्राफ आपका इंक्रीजिंग नहीं आना है, ये ग्राफ आपका डिक्रीजिंग आना है यहाँ पे, तो ये इंक्रीजिंग वाले ग्राफ तो नहीं होने हैं। तो कौन सा ग्राफ होगा? अब इसको जल्दी से दिमाग लगाओ और इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आपको मैंने अच्छे से हिंट दे दिया, क्लियरली सब बता दिया। अब इस पे थोड़ा सा सोच के जल्दी सॉल्व करना है, क्योंकि अभी 5-6 क्वेश्चन अपने को और भी जो होमवर्क में है। राइट, तो दिस पार्ट इज क्लियर, कि दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ये लग सकता है बच्चों को कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर यहाँ पर क्यों है। ठीक है, और बाकी ग्राफ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है एक्सटेंड करके देख लो उसको और सॉल्व कर लो। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेनरीज लॉ इज नॉट करेक्ट? 2019 में 8 जनवरी को आया हो, तो हेनरी लॉ पे क्वेश्चन अभी रिसेंटली आए हुए हैं, और ये सिंपल सा क्वेश्चन जो हमने अभी पढ़ा KH के बारे में कि KH का क्या रिलेशन है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी के साथ, ये भी हो जाएगा। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर, अगेन 2009 का क्वेश्चन है ये। अब देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर इज, अब KH आपको ATM में दिया हुआ है, तो P इज इक्वल टू KHX,
प्रेशर भी एटीएम में होगा, तो x आपका यूनिटलेस आ गया। नाउ द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज 0.8। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर रहा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, हिंट दे रहा हूँ, पूरा सॉल्व करवा दूंगा तो मजा नहीं आएगा, अगले लेक्चर में करेंगे। देखो N2 का एयर में मोल फ्रैक्शन है 0.8 और एयर का प्रेशर, ठीक है, एयर का प्रेशर है 5 atm, तो प्रेशर ऑफ एयर इज 5 atm। बेटा N2 का प्रेशर नहीं है 5 atm, तो प्रेशर ऑफ N2 कितना आ जाएगा, उसकी मोल फ्रैक्शन 0.8 इंटू 5 दैट इज 4 atm। तो N2 का प्रेशर 4 atm है, तो जब तुम P इज इक्वल टू KHX अप्लाई करोगे तो प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू KH इंटू X ऑफ N2, ये आप अप्लाई करना। तो यहाँ पर 4 आएगा, KH की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी है, तो X आपका निकलेगा, X के आगे फिर आपको सॉल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर मिस्टेक आपका इसमें होगा -4 या -5, फिर ये होगा, बहुत जनता का ये होगा, इसीलिए मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, इसको ट्राई करना, बिकॉज यू विल रियलाइज आफ्टर मेकिंग दैट मिस्टेक, अगर तुम वो मिस्टेक करते हो तो, ठीक है, so that उसके बाद फिर तुम वो मिस्टेक रिपीट नहीं करोगे। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 is dissolved in 1 liter bottle of carbonated water if the manufacturer uses the pressure of 2.4 atm in the bottling process? तो प्रेशर ऑफ CO2 आपको 2.4 atm दिया हुआ है, गिवन KH आपको दिया 29.76 मोल सॉरी atm पर मोल पर लीटर। अब समझ आया, यहां पर आपको x जो है वो मोलैरिटी की फॉर्म में दिया हुआ है, तो x कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको किस तरह से फ्रेम करके दिया जा रहा है। देन ये वाला क्वेश्चन IIT 2005 का क्वेश्चन शायद हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलैरिटी ऑफ CH4 इन बेंजीन एट दिस सच। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट KH आपको दिया अगेन प्रेशर के यूनिट्स में, तो x क्या आ जाएगा आपका यूनिटलेस, मोल फ्रैक्शन आएगा आपका, तो अगेन ये आपको सॉल्व करना है। और ये वाला प्यारा क्वेश्चन है, ये IIT का क्वेश्चन है, ये इसमें थोड़ा सा पोपट होता है क्योंकि आपको लगेगा डेटा इनसफिशिएंट है, जबकि डेटा इनसफिशिएंट नहीं है, ठीक है, बट आई वांट यू टू थिंक हार्ड ऑन दिस क्वेश्चन, आराम से सोचो, दिमाग लगा के सोचो बढ़िया से, और फिर जाके सॉल्व करना, बट गलती इसका आंसर यहाँ वहां ढूंढ के मत सॉल्व करना, इसको अपने लेवल पे सॉल्व करना है, तो अगले लेक्चर में तो मैं डिस्कस कर ही दूंगा, राइट। एंड वी हैव 2 सील्ड बॉटल्स ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, वन इज ओपन एट द टॉप ऑफ अ माउंटेन, अदर एट द सी लेवल, कौन ज्यादा फिज क्रिएट करेगा? नेक्स्ट, solubility curves of 4 ionic salts WXYZ are given below, किसमें डेल्टा H सॉल्यूशन आपका लेस देन 0 है, मतलब आपका एक्सोथर्मिक किसमें है? एंड हाइग्रोस्कोपिक वर्सेस डेलिक्वेसेंट, चलिए थोड़ा सा और पार्ट कवर करते हैं, फिर इसको लेक्चर को डन करेंगे। तो हाइग्रोस्कोपिक और डेलिक्वेसेंट बहुत बच्चों ने पढ़ा होता है, एंड देयर इज नॉट मच क्लैरिटी कि क्या है, हमें इतना तो पता होता है कि दोनों ही मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक वो है जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है बट एक लिमिटेड अमाउंट तक करता है, ठीक है, वाटर के लिए एफिनिटी है, एब्जॉर्ब करना है, लिमिटेड अमाउंट तक करना है, ज्यादा नहीं करना है। डेलिक्वेसेंट कैसा कि भैया आने दो, चल कोई दिक्कत नहीं है, विल कीप एब्जॉर्बिंग, कब तक, जब तक है जान, है ना, तब तक हम एब्जॉर्ब करते जाएंगे, मतलब भाई साहब तालाब बन जाएगा वहां पे, कोई दिक्कत नहीं, बनने दो। तो दे कीप एब्जॉर्बिंग टिल दे आर एक्चुअली डिसॉल्व्ड इन द मॉइस्चर, उसका पूरा एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। तो डेलिक्वेसेंस इज लाइक द एक्सट्रीम ऑफ हाइग्रोस्कोपिक, कुछ ज्यादा ही एफिनिटी है मॉइस्चर के लिए, ओके। तो हाइग्रोस्कोपिक क्या करता है, लिमिटेड अमाउंट की, बॉस इतना ही चाहिए मेरे को, .xH2O चाहिए था, वो मैंने ले लिया और मैंने हाइड्रेटेड सॉल्ट बना दिया, जैसे कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट को अगर मॉइस्चर मिलेगा तो COSO4.5H2 बनाएगा वो, इट विल नॉट कीप ऑन एब्जॉर्बिंग एंड एब्जॉर्बिंग एंड एब्जॉर्बिंग, उसमें घुल ही जाएगा वो, राइट। आप तुम उसको उठा के पानी की बाल्टी में डाल दोगे तो बात अलग है। तो hygroscopic and deliquescence material are both able to absorb moisture from the air, however hygroscopic and deliquescence don't mean the same thing. Hygroscopic material absorb moisture while deliquescent material, deliquescent कौन कौन से हैं, जिंक क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, KOH, NaOH। तो हमारे जो सॉल्ट है, जो टेबल सॉल्ट है, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, पता ही आपको, बरसातों में सॉगी हो जाता है वो, क्यों होता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम क्लोराइड की इंप्योरिटी होती है, दिस इज डेलिक्वेसेंट, ठीक है। तो दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर टू द एक्सटेंट दैट दे डिसॉल्व इन वाटर, कि भाई साहब बस डूब जाने दो हमारे को उसमें, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस क्या क्या है, सेलुलोज फाइबर्स, दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ठीक है, कॉटन, पेपर एंड ऑल, शुगर, कैरामल, हनी, ग्लिसरॉल, इथेनॉल, वुड, मिथेनॉल, सल्फ्यूरिक एसिड, दे आर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए, नॉट कि आपको सारे सारे रट लेने हैं यहाँ पे। हाँ, उप्स, ये तुम लोगों का क्या, ये किसका आ गया यहाँ पे, लुक्स लाइक तो पानी चाहिए। तो व्हाट इज दिस थॉर्नी ड्रैगन इज डूइंग इन आवर स्लाइड्स, क्या कर रहा है ये, चलिए ये जानने वाली बात है। ये जो दिस इज कॉल्ड थॉर्नी डेविल, ओके,
इट इज नेम्ड फॉर द शार्प स्पाइक्स, जो पता ही लग रहा है आपको उसके पूरी बॉडी के ऊपर है, मतलब इट रियली नीड सम लाइक क्रैपिंग, पार ट्रीटमेंट, इसको अच्छे वाला चाहिए, इसको बढ़िया वाला। तो फॉर शार्प स्पाइक दैट कवर इट्स हेड एंड बॉडी। एंड ये क्या करता है, क्योंकि डेजर्ट्स में पानी तो नहीं होता, बहुत शॉर्टेज है, अब इसको पानी तो चाहिए, तो ये क्या करेगा, इट विल एब्जॉर्ब जो मतलब मॉइस्चर भी होगा एटमॉस्फेयर में, थोड़ी ह्यूमिडिटी, या कहीं थोड़ा घास है उसके ऊपर थोड़ी सी ड्यू है, ओस गिरी है, वो ओस उसके नीचे खड़ेगा ताकि वो ड्रॉप्स उसके ऊपर गिरे। इसकी बॉडी में जो ये स्पाइक्स हैं दे मेंटेन दैट मॉइस्चर, मतलब उसको जाने नहीं देते। ठीक है, तो जो स्किन है वो कैपिलरी एक्शन की तरह काम करती है, और ये सारे का सारा जो मॉइस्चर इसकी स्किन के ऊपर, मतलब इसके ऊपर जो ये एब्जॉर्ब करेगा एटमॉस्फेयर से, ड्यू से, ओस से, वो सारा ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू करता 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 उसको ले जाता है मुंह तक, और दैट इज हाउ ही ड्रिंक्स, ही और शी व्हाटएवर इट इज। ठीक है, ड्रिंक्स मतलब पानी को अपने स्किन के थ्रू कैपिलरी एक्शन से वो मूव करवाते 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 इट कम्स टू इट्स माउथ, एंड सो इट्स लाइक ऑलवेज। ठीक है, तो इट्स नॉट ही इज लाइक च्यूइंग समथिंग, इट्स इनिशिएटिंग दैट मसल रिस्पॉन्स जो कैपिलरी एक्शन बनाता है। ओके, दैट इज काइंड ऑफ मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग थिंग, है ना, बढ़िया तरीका ना पानी पीने का। चलिए नेक्स्ट इज एफ्लोरेसेंट। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ बिल्डिंग्स हैं, कुछ मतलब बनने के कुछ टाइम के बाद उनकी बाहर दीवारों पे जो ब्रिक वर्क हुआ होता है, या इवन सीमेंट वर्क भी हुआ होता है ना, वो इसके ऊपर वाइट वाइट सा कुछ ये पूरा सॉल्ट टाइप का आ जाता है, उसको आप ऐसे टच करते हुए ऐसे गिर जाता है वो, राइट, फाइन, ऐसे लगता है कि आइस फ्लेक्स जैसे हैं कुछ ही, क्या है, व्हाट इज दिस पर्टिकुलर मटेरियल, क्या है ये, क्यों आता है ये, इट लुक्स गंदा लगता है ये। तो इसके बारे में ज़्यादा तो वैसे आप तब पढ़ेंगे अगर आपको बिल्डिंग्स बनाने का काम मिलता है, या आप आर्किटेक्चर के बारे में आई थिंक या सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो यू विल लर्न मोर अबाउट द एफ्लोरेसेंस। बट एफ्लोरेसेंस इज लाइक कि जब हाइड्रेटेड सॉल्ट्स अपना वाटर कंटेंट रिलीज करते हैं, ठीक है, दैट इज एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस इज द क्रिस्टलाइन salty deposit like this that can occur on the surface of bricks, ठीक है, masonry work or concrete. It is generally a white or off white color with a powdery appearance. While it's not a risk कि स्ट्रक्चर आपका वीक हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, बट या इट डजंट लुक गुड, है ना, अच्छा नहीं लगता ना। तुम लोगों ने नया नया घर बनाया, उसके ऊपर ये लग जाएगा ऐसा, तो क्या करेगा। ठीक है, तो एफ्लोरेसेंस इज कॉज्ड बाय वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स एंड वाटर डिस्पर्सिबल मटेरियल, जो वाटर रिलीज करता है, मतलब डॉट एक्स H2 था, वो धीरे धीरे वाटर रिलीज कर रहा है, दैट कम्स टू द सर्फेस ऑफ कॉन्क्रीट, है ना। तो इट कम्स, और जो वाटर आता है तो अपने साथ वो कुछ सॉल्ट भी ले आता है, एंड दैट सॉल्ट इज वो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाँ मत लेना इसको। ओके, so the water moves out to the surface and migrates through the capillaries in concrete, masonry and mortar or brickwork carrying salts to the surface, है ना। तो जो पानी कैपिलरी एक्शन के थ्रू बाहर आता है, सरफेस तक आता है, तो वो अपने साथ सॉल्ट्स को भी ले आता है, और वो सॉल्ट्स आपके यहाँ पे ये पहुंच जाते हैं। ओके, डन, समझ आ गया ये चीज। चलो एफ्लोरेसेंस होगी। अब इसके ऊपर एक ये वाला प्यारा सा क्वेश्चन है कि डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस के लिए वेपर प्रेशर का क्या रिलेशन होगा, सोचना है आपको, ताकि हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, एंड वेपर प्रेशर बॉइलिंग, अच्छा यार ये भी तो करना था। कितना टाइम हुआ अभी अपने को ऐसे लेक्चर लेते हुए, मेरे को ऐसी वाली फीलिंग आ रही है, लगभग लगभग अपने को 1 घंटा हो गया है। कोई बात नहीं, वेपर प्रेशर बॉइलिंग पे बात कर लेते हैं, ठीक है, कर ही लेते हैं। देखो, तो वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग में क्या है कि वेपर प्रेशर आपको समझा दिया गया था पहले ही, है ना, क्लॉसियस क्लिपरेन इक्वेशन भी समझा दी गई थी। अब जब हम इवेपोरेशन, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स इन दिस केस, एक हम बात करते हैं इवेपोरेशन। तो बच्चे इवेपोरेशन है हमारे पास, देन देयर इज अनदर फिनोमेना कॉल्ड बॉइलिंग। तो इवेपोरेशन जो है इट्स अ सरफेस फिनोमेना, राइट, सरफेस से हो रही है इवेपोरेशन, बल्क से नहीं होती, नीचे का लिक्विड नहीं कभी इवेपोरेट करता, हमेशा सरफेस वाला ही करता है। और ये तब होता है व्हेन वेपर प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तब तो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी ना। हाँ, तो क्वेश्चन कम, सर एग्जैक्टली है क्या बॉइलिंग, व्हाट एग्जैक्टली इज बॉइलिंग। सर पानी एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस पे क्यों बॉइल करता है, व्हाई एग्जैक्टली 100, तो मतलब राउंड ऑफ हो गया ना सर, ये तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्यों बॉइल करता है, व्हाट एग्जैक्टली इज बॉइलिंग।
ठीक है, वो गर्म पानी है। हाँ, बॉइलिंग को ऐसे समझो, 100 डिग्री सेल्सियस तक तुम हीट करते जा रहे थे तो टेम्परेचर बढ़ रहा था। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वो टेम्परेचर नहीं बढ़ता, इट वॉन्ट्स टू चेंज द फेज ट्रांजिशन आ जाती है। तो बॉइलिंग इज दैट पॉइंट जहां पर पानी बोलता है कि बॉस बहुत हो गया, अभी बहुत गर्मी होगी, अभी अपन निकलते हैं ना, अभी वेपर बन के निकलते हैं। तो उसको इतना टेम्परेचर उसका हो चुका है, इतनी काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी आ चुकी है कि और जो हीट मिलेगी नाउ इट विल जस्ट एस्केप एंड लाइक कन्वर्ट इनटू वेपर फॉर्म। सारे जो अपने बॉन्ड्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स उसको पकड़ के रखे थे लिक्विड स्टेट में, उनको तोड़ के वो अब वेपर फॉर्म में जा सकता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इज दैट पॉइंट। तो कई बार लगता है सर वाई एग्जैक्टली 100 ही क्यों? आपको पता है इट्स नॉट एग्जैक्टली कि 100 पे बॉइलिंग स्टार्ट हुई। जो सेल्सियस की स्केल है वो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को, उस डिफरेंस को 100 डिविजन्स में मतलब डिवाइड करके, 100 पॉइंट्स में डिवाइड करके ही सेल्सियस स्केल डिफाइन की गई थी। तो अगर आप फ़ारेनहीट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो ऐसा राउंड नंबर नहीं आएगा, ठीक है, 212 फ़ारेनहीट आएगा उसमें, समझे? तो सेल्सियस बना ही था कि यार फ्रीजिंग पॉइंट पकड़ो और ये बॉइलिंग पॉइंट पकड़ो, इसके बीच में 100 पार्टीशन मार दो और ये आ जाएगा फिर आप 100 डिग्री सेल्सियस, ताकि आसान हो जाए ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करता है। तो इसलिए ये मत सोचना कि 100 ही क्यों करता है सर, एग्जैक्टली व्हाई दिस राउंड नंबर। ओके, तो क्लियर है कि 100 डिग्री के बाद इट वांट्स टू चेंज द फेज, वो फेज चेंज में चला जाएगा, ट्रांजिशन में चला जाएगा वो। अब होता क्या है, देखिए जो पानी है आप उसको हीट कर रहे हो, ठीक है, वो अपने आसपास की बॉन्ड्स धीरे धीरे वो तोड़ पाएगा, मतलब इतनी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल के पास आएगी, इट विल बी एबल टू एस्केप आउट। नॉर्मल जो फर्श पे पड़ा पानी है वो इतना गर्म तो नहीं है ना, तो उसका जो वेपर प्रेशर वो बहुत कम है एटमॉस्फेरिक से, तो धीरे धीरे कुछ मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलती है, वो निकल लेते हैं, फाइन, दैट इज फाइन। एज यू कीप हीटिंग इट, है ना, बॉइलिंग इट्स अ बल्क फिनोमेना। जब आप इसको हीट करते चले जाते हो, ओके, जैसे मान लीजिए यहां पर थे, यहां पर कुछ मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी आ गई, इतनी एनर्जी आ गई कि दे आर लाइक बॉस वी आर ऑफ। क्योंकि लिक्विड और वेपर स्टेट में अगर डिफरेंस है तो वो क्या है, लिक्विड और मॉलिक्यूल्स क्लोज रहते हैं, वेपर में दूर दूर रहते हैं, और तो कोई डिफरेंस नहीं है ना, केमिकल डिफरेंस तो नहीं है, डिस्टेंस का फर्क है। और डिस्टेंस भी दूर दूर कब जा पाएंगे आप, जब आप इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ पाएंगे। तो अगर मान लीजिए हीट करते 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 यहां पर कुछ मॉलिक्यूल उनका इतनी एनर्जी आ गई कि दे आर लाइक बॉस वी आर वेपर, हम लिक्विड छोड़ के वेपर स्टेट में जा चुके हैं। जैसे वेपर स्टेट में जाएगा इट विल बिकम अ बबल, क्योंकि लिक्विड के अंदर वेपर कैसे एग्जिस्ट करेगा, बबल की फॉर्म में करेगा, तो इट विल फॉर्म अ बबल, राइट। ओके, अब ये बबल बर्स्ट भी कर सकता है, इम्प्लोड भी हो सकता है। तो बबल के सरफेस पे जो प्रेशर है वो कितना है, यू थिंक इट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर? अंदर गैस है, इसके अंदर वो वेपर है, राइट? नहीं, ये प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग रहा था सरफेस पे, ये इसके नीचे h हाइट और है, तो दिस प्रेशर इज ग्रेटर देन PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर इस बबल को जिंदा रहना है तो इसके अंदर का प्रेशर भी बाहर के प्रेशर के बराबर होना चाहिए, राइट? तो बबल फॉर्मेशन, बॉइलिंग इज वन थिंग एंड बबल फॉर्मेशन इज अनदर। बबल फॉर्मेशन तब स्टार्ट होती है इसके अंदर जब जब क्या होता है, जस्ट सेकेंड, तो बबल फॉर्मेशन तब स्टार्ट होती है बल्क में व्हेन द वेपर प्रेशर इज एक्चुअली ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो दैट दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये जो हाइड्रोस्टैटिक कॉलम का प्रेशर है उसको बैलेंस करना है उसको। तो बबल फॉर्मेशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं स्टार्ट होती है ना, जब वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है तब बबल्स बनना स्टार्ट होते हैं, पूरी सरफेस में बल्क में अंदर से अंदर है, और फिर वो, राइट, इसको बॉइलिंग फिनोमेना जिसको हम देखते हैं, ठीक है, बबल फूटते हैं तो बबल बाहर निकलते हैं ना सरफेस से, तो फट करके फूटते हैं, दैट इज व्हाट वी सी एज अ बॉइलिंग। ओके, तो बॉइलिंग कब होती है, बॉइलिंग तब होती है व्हेन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बबल फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा, बॉइलिंग की बात कर रहा हूं कि बॉइलिंग फिनोमेना को कैसे डिफाइन किया जाता है कि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक के बराबर हो गया, मतलब ऊपर से जो प्रेशर उसको दबा के रखा था, बोल रहा है कि हम तुम्हारे बराबर हो चुके हैं, अब तुम्हारे को बैलेंस कर लेंगे हम, ठीक है, देन वेपर्स लाइक दे कैन एस्केप एट वेरी हाई स्पीड, ठीक है, ये होता है बॉइलिंग। बॉइलिंग पे वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
और इवेपोरेशन में क्या होता है, वेपर प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर हो गया। बाकी हम आगे करेंगे, जब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन वाला पार्ट आएगा तो विल स्टडी मोर अबाउट, विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फेज डायग्राम से कैसे हम बॉइलिंग को रिलेट करते हैं, तो सारी चीजें आएंगी, राइट। चलिए, धन्यवाद फॉर दिस लवली लेक्चर, सुनने के लिए इतनी देर तक तुम लोग सुनते रहे, ठीक है। एंड आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया, अच्छा लगा। तो जितने भी होमवर्क क्वेश्चन उनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, सो दैट इन द नेक्स्ट क्लास आई कैन डिस्कस दोज विद यू। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे विद द लिक्विड सॉल्यूशंस। जब दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं तब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कैसा आता है, राल्ट्स लॉ की बात करेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हम थोड़े सीरियस टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप बैकलॉग ना क्रिएट करें, साथ साथ में टॉपिक्स को कवर करते चलें। और डीपीपी हैज ऑलरेडी बीन शेयर्ड विद यू, तो जो टॉपिक कंप्लीट होता चला है उसकी डीपीपी भी आप साथ में सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो आपको क्लास में दे रहा हूं मैं, तो वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इंक्लूडिंग दैट, ठीक है। चलिए, मिलते हैं फिर।